पार्टनरशिप त्याच्या मागचं मतलब तुम लोगों का रूल है क्या लाइफ में, जब तक पिछला चैप्टर कंप्लीट नहीं करते हो तब तक अपन ने होमवर्क करने का ही नहीं है? कुछ भी नहीं, मतलब कंपनीज एक्ट का नाम भी नहीं डाला, लिखना चालू ही नहीं किया? क्या किया, नाम डाला? हाँ। कॉमन सील तक हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पहले 2 पेजेस भी नहीं हुए। तेरा क्या प्रॉब्लम हुआ? 7 पेजेस राहिले। कितने दिन का टाइम दिया था मैंने? और कौन है अपने लेक्चर, क्या कर रहे हो बाहर तुम लोग? जिनका होमवर्क नहीं हो घर नहीं जाओ। होमवर्क का कंप्लीशन, कोई क्वेश्चन भी होमवर्क नहीं दिया था ना? कंप्लीट करना है नोट्स आपको। नोट जिसके कंप्लीट नहीं है खड़े हो जाओ। और जिसके घर पे कंप्लीट करके आप जो नोटबुक घर पे भूल गया है व्यक्ति, वो घर से फोटो मंगाओ। किया क्या तूने कंप्लीट पूरा? नोटबुक निकालो। तेरा हो गया? तेरा हो गया? बाकी है। मेमोरेंडम हो गया? कितना बाकी है? एमओए हो गया? तेरा क्या है? क्या कितना बाकी क्या है? सब कुछ हो गया? सोमेश पूरा हो गया तेरा मंथन? जिनका इनकम्प्लीट है खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए मेरे को देखने दो कि थर्सडे का मैंने टाइम दिया था और किसका हुआ नहीं है कंप्लीट। खड़े हो जाओ, मेरे को देखने दो कि कौन मेरी कितनी बात मानता है। जिसका कंपनीज एक्ट कंप्लीटली पूरा नहीं है वो खड़े हो जाओ। हाँ, अभी जो खड़े हुए वे लोग हैं, मैं चेक करूंगी तुम लोगों का, 1 2 3 4 5 6 और 7। तेरा पूरा कंप्लीट है? नोटबुक किधर है? घर पे नहीं, इधर है। हाँ, 7 8 और सोमेश 1 9। तेरा इनकम्प्लीट है बट थोड़ा बहुत, मतलब तेरा इनकम्प्लीट है बेसिकली, बट तू तेरी तबीयत ठीक नहीं है इसके लिए खड़े नहीं हो पा रहा है। ओके, अभी तुम लोग जो खड़े हुए हैं वो हो, उनमें से कितने लोगों का कंप्लीट है जो मैंने पढ़ा पूरा, लाइक एमओए, क्योंकि मैंने बीच में से पढ़ा है, शेयर कैपिटल है, एओए, जितना मैंने पढ़ा उतना पूरा। मैं तुम लोगों का भी 9 प्लस तुम लोगों का 10 11 12 13 14 15 नोटबुक चेक करूंगी, बैठ जाओ। जितना मैंने पढ़ा है वो 15। हाँ, तेरा तो जस्ट चालू ही हो गया है, क्या किया फिर इतने दिन तुम लोगों ने? एटलीस्ट मैंने जितना पढ़ा है वो मोर देन 50% तो है ही, 60 70% है, तो तुम लोगों का 60 70% लिखना कंप्लीट हो जाना चाहिए था ना। तेरे तो बस कैरेक्टरिस्टिक्स चल रहे हैं वैष्णवी। सोहम तेरा क्या चल रहा है? लास्ट पॉइंट क्या लिखा बता मुझे? स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के बाद क्या क्या पढ़ा है मैंने? ओपीसी भी पढ़ा है ना उसके बाद में। स्मॉल कंपनी के बाद ओपीसी पढ़ाया, उसके बाद एओए पढ़ाया, उसके बाद शेयर कैपिटल पढ़ाया, मेमोरेंडम पढ़ाया, अल्ट्रा वायस पढ़ाया। कल मैंने अल्ट्रा वायस पढ़ाया, किसका इनकम्प्लीट है? कल वाला पॉइंट बस। एमओए कंप्लीट है क्या? 1 2 3, मतलब तुम लोगों ने इतना भी एफर्ट नहीं लिया कि एटलीस्ट मैम ने जितना पढ़ा है उतना हम लिखे। क्या मजा है फिर तुम लोगों को नोट्स देने में? एक एक्सपेक्टेशन था कि मैंने बस कंपनी और एलएलपी का नोट्स दिया था, एलएलपी तो मैं खैर लिखवाऊंगी नहीं भैया आपसे घर पे, ऐसे पागलपने करते हो तो। सिर्फ कंपनी का मुझे एक्सपेक्टेड था कि तुम 8 दिन के 8 दिन
जिसमें एक संडे भी आता है। संडे में आपको 1 से ज्यादा आप 2 घंटे लिख सकते हो। संडे में आपको 1-2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम होता है। तेरा कंप्लीट है क्या नोटबुक? पूरा कंपनीज एक्ट पूरा लिखा? पूरा? ये देखो, ये सच में उस दिन के मोटिवेशन का एक आदमी को तो भी ये हुआ, असर हुआ। पूरा? चलो अच्छी बात है ना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अच्छी बात है। तुम लोग पूरा पूरा लिख के सोए हो। तो बाद में कवर किया रहेगा ना। जब टाइम है जब कर जब लिखो, जब टाइम नहीं है तो 2 दिन का क्यूमुलेटिव लिखो। नहीं मतलब वैष्णवी तुझसे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, क्या करती रहती है फिर? तो क्या रोज के 15-20 मिनट नहीं निकाल पाई क्या? 15-20 मिनट ना, हार्डली। तुमको 2-3 पेज लिखने को कितना टाइम लगता है? मेरे हिसाब से 15-20 मिनट अभी तुम लोगों की स्पीड के हिसाब से बहुत बहुत अभी हाथ बैठा है, बहुत फास्ट लिखते हो आप लोग। असाइनमेंट ये वो कंप्लीट, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा तुमको 2-3 पेजेस को लगता होगा, उससे ज्यादा तो नहीं। कोई कितना भी स्लो लिखे, बट तुम लोग अगर ऐसे तुम्हारी साइड से एफर्ट्स दोगे तो हो गया फिर कल्याण। मेरी साइड से मैं 500% भी एफर्ट्स दूं तो भी साथ में मुझे तुम लोगों से एफर्ट्स एक्सपेक्टेड है, तभी जाके रिजल्ट्स बनेंगे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि इसमें से कुछ लोग अच्छे मार्क्स से पास हो गए और कुछ लोग फेल हो गए, क्या मजा है फिर उसमें? मेरे लिए तो अल्टीमेटली आई विल बी फेल ना, एक भी स्टूडेंट मेरा फेल हुआ तो। तुम लोग अभी खड़े रहोगे, पूरा क्लास खड़े रह के अटेंड करोगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जिसे हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। आर्टिकल्स एसोसिएशन क्या है? कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में क्या करता है, मालूमात देता है। इंटरनल अफेयर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ये करता है। दूसरा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या क्लॉजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका रेगुलेशंस, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, कितने परसेंटेज हमें इशू करना है, कितना परसेंटेज वोटिंग चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी सारी चीजें कहाँ पे दी? जो भी कंपनी के बारे में, इंटरनल अफेयर्स के बारे में सारी चीजें हैं। आपके एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को कितना, कौन से एम्प्लॉय को कितना पैसा देना है, एम्प्लॉयज को बोनस कब देना है, एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जिसमें आप अलग अलग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मैटर क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन क्या आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन नाम का एक प्रोविजन होता है? यस, एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है दिए गए गिवन रूल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना, और ज्यादा रिजिड करना। मतलब हमने रूल दिया है कि हमें पर्टिकुलर एक मैटर में 50% ऑफ वोटिंग चाहिए, ऐसा रूल है। ऐसा कौन बोल रहा है? एमओए भी बोल रहा है, एमओए इज फाइन विद दैट। लेकिन आर्टिकल इज नॉट फाइन विद दैट। आर्टिकल क्या बोल रहा है? नहीं, मेरे को 50% से काम नहीं चलेगा, आई वॉन्ट 70% तो कम से कम मेरे को वोटिंग चाहिए ही चाहिए, तभी जाके मैं इसको हाँ करूंगा, ये डिसीजन मेकिंग को हाँ करेंगे। तो इसे क्या बोला जाएगा? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। क्या मन किया और एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा दी क्या? नहीं। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगाने के लिए पर्टिकुलरली वो क्लॉज आपके फॉर्मेशन के टाइम पे एडेड होना चाहिए था। एंट्रेंचमेंट का क्लॉज आप, जैसे कि एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर है, अगर आपके पार्टनर को एक्सपेल करना है तो यू ही कर दिया कि एक्सपेल नहीं हो सकता है। अगर आपको पार्टनर को एक्सपेल करना है तो वो टाइम पे क्या करना होता है? एक्सपल्शन का प्रोविजन आपके डीड में होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त वहां पे मेंशन होना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पे एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन मेंशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर एक आध टाइम एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन मेंशन नहीं है तो भी क्या कंपनी एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लगा सकती है? हाँ, लगा सकती है। उसके लिए उनको कुछ स्पेशल प्री रिक्विजिट चाहिए, स्पेशल परमिशन चाहिए। क्या परमिशन है? अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसको आर्टिकल में क्या, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जैसे कि 200 वाला लिमिट वाली कंपनी, अगर उसको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इंक्लूड करना है, फॉर्मेशन के टाइम पे नहीं थी इंक्लूड, अब इनको इंक्लूड करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास। सच में? देन
अगर आपको एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन में अमेंडमेंट करना है, इफ योर कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको उसमें क्या लगेगा, सारे जो कंपनी के ऑल द मेंबर्स, मतलब यूनानिमस कंसेंट, 100% एग्रीमेंट लगेगा, मतलब कंसेंट लगेगा, परमिशन लगेगा। सो ऑल द, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यू विल नीड कंसेंट फॉर द अमेंडमेंट इन आर्टिकल बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो, सो इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इफ यू वांट टू ऐड द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, देन यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन। नोटिस टू रजिस्ट्रार अभी क्या है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन फॉर्मेशन के टाइम पे एडेड नहीं थी, अभी हमें ऐड करना है। ऐड करने के रूल आपको पता है कि बाबा पब्लिक लिमिटेड कंपनी रही, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रही तो क्या करो, अमेंडमेंट करो। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करो। कैसे चेंजेस, विद कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स। क्या ये जो हमने सारे चेंजेस किए हैं कंपनीज के आर्टिकल्स में, हम कुछ भी इतू सा भी चेंज करो, क्या आपको उसके लिए रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा? ये रजिस्ट्रार मतलब हमारा, जैसे बोल सकते हैं कोई कंपनी का मकान मालिक है, हमने ये किया, हमने, हमको घर पे जैसे आपको घर पे अगर वॉल का कलर चेंज करना हो और कोई रेंट से रह रहा हो तो उसको क्या मकान मालिक की परमिशन लेना पड़ता है? इन द सेम वे, इन द सेम वे ऐसा समझो कि रजिस्ट्रार को, कंपनी को कुछ भी चेंजेस करना है तो क्या रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को कन्वे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार का कंसेंट लेना पड़ेगा, और जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो क्या करना पड़ेगा, भरना। चाहे आर्टिकल्स में कोई कंडीशन ऐड कर रहे हो, चाहे प्रोविजन ऐड कर रहे हो, या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो यू नीड टू गो टू रजिस्ट्रार, टेक हिज परमिशन, गिव हिम अ नोटिस एंड विल हैव टू पे द प्रिस्क्राइब फीस। ओके, अभी जैसे कि हमने देखा मेमोरेंडम में भी टेबल थे, ए बी सी डी ई एफ टेबल थे, इन द सेम वे आर्टिकल्स में भी टेबल है। अभी ए बी सी डी कहाँ थे, मेमोरेंडम में थे, आर्टिकल्स में क्या है, एफ जी एच आई जे, ये शेड्यूल्स दिए हैं। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर शेड्यूल और आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मॉडल आर्टिकल का मतलब होता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। हर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, हर कंपनी का एमओ होता है। तो ये जो आर्टिकल है, इसके लिए एक मॉडल जो कि अपनी कंपनी की जो कि अपनी एमसीए की वेबसाइट क्या करती है, प्रोवाइड करती है। अगर कोई कंपनी चाहे तो वो पर्टिकुलर मॉडल का यूज कर सकती है। मॉडल का मतलब कुछ नहीं, वहां पे सारी चीजें गिवन होती है, आपको बस नाम डालना है। जैसे कि आपके कॉलेज का एडमिशन फॉर्म, क्या खुद हो क्या आप भरते हो क्या, उनसे आपको एक सॉफ्ट हार्ड कॉपी या कुछ दिया जाता है, वहां पे जो जो लिखा है, जैसे पहले ईयर्स के मार्क्स, फिर आप कौन से ईयर पास आउट हो, आपका नाम क्या है, एज, एड्रेस, ऑलरेडी फॉर्म होता है, आप उसमें बस फिलअप करते हो। तो इन द सेम वे आर्टिकल्स का भी एक फॉर्म होता है, कंपनी चाहे तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट यूज कर सकती है, और अगर कंपनी ना चाहे तो उसका ओन फॉर्मेट भी बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन देन कंपनी नीड टू गो टू रजिस्ट्रार एंड हैड टू पे प्रिस्क्राइब फीस। बोलो। हम्म। हम्म। सी सैलरी, एक एक बात बोलूं क्या, सैलरी मतलब मैंने ये एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दिया है, सैलरी का अमाउंट हे हुए में नहीं होगा, सैलरी का अमाउंट नहीं होगा, लेकिन तुमको जैसे कि कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट देना है, आपके इंक्रीमेंट के क्या क्राइटेरियाज है, या आपके क्या, जैसे क्या आपका प्रमोशन का क्या स्टेटस रहेगा, किसका कितना कैलिबर होगा, ये चीज है। अभी ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इसकी सैलरी दी हुई होगी, बिकॉज दैट विल चेंज। Of course that no. Name of the employees and salaries of the employees that will not be mentioned in the articles. It will be like just rules and regulations कि हमारा प्रमोशन, जैसे कोई कंपनीज में क्या होता है कि आपको पता होगा कि ट्वाइस अ ईयर प्रमोशन होता है, कोई कंपनी में वंस अ ईयर होता है। तो ये क्या है, कंपनी के दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच विल बी मेंशन्ड इन द आर्टिकल। पता है ना 2 बजे तक लेक्चर है आज, 2 तक है ना लेक्चर, पता है ना, आया ना टाइम। ना प्रॉब्लम है ना इधर ऐसे कम्युनिकेशन का, ऐसे लगता है डायरेक्ट तुम लोगों को ही डाल दे मैसेज। एनीवेज, सो अभी क्या है, हमने मेमोरेंडम देखा और आर्टिकल्स देखा। नाउ हम लोग उसमें डिफरेंस देखेंगे। अभी आपको क्या लगता है मेमोरेंडम मतलब क्या है,
जो कि आउटसाइड अफेयर देखता है ना। और आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स जो इनसाइड अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो मैनेज करता है, इनसाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस। मतलब मेमोरेंडम बाहर की चीजें देखेगा कंपनी के, और आर्टिकल्स कंपनी के अंदर की चीजें देखेगा। ओके और क्या है, मेमोरेंडम का क्या ऑब्जेक्टिव है, इट विल डिफाइन जस्ट द स्कोप एंड लिमिटेशंस। एंड आर्टिकल्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, इट विल डिफाइन द, और इट विल से द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, क्या रूल्स क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, है ना, ये चीजें। मिलेगा, मैं लेके आऊंगी। मेरे को लाना पड़ेगा, तुमको नहीं जमेगा। रिलेशनशिप मतलब क्या, मेमोरेंडम जो होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ होता है, बाहर की चीजें देखते हैं। बट ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इनका रिलेशनशिप कंपनी के अंदर इंटरनल अफेयर्स में होता है। ऑल्ट्रेशन, मुझे बताओ, अगर आपके ऑल्ट्रेशन मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर आपको चेंजेस करना है, कैन यू डू द चेंजेस? अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना है तो यू कैन इजीली डू द चेंजेस, नो प्रॉब्लम। फॉर दैट यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको, वोटिंग लगेगा, है ना, 50-60% से ज्यादा अलग अलग मैटर्स में, तो आप आर्टिकल में इजीली चेंज कर पाओगे। बट टेल मी, इज इट पॉसिबल टू चेंज इन द मेमोरेंडम? मेमोरेंडम के क्लॉजेस में चेंज होना इज नॉट पॉसिबल इन मोस्ट द केसेस। आपको क्या करना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपके मेमोरेंडम में आपको चेंज करना है तो। वैसे तो आप कोई भी छोटे मोटे मैटर में मेमोरेंडम को चैलेंज नहीं कर सकते हो, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। बट अगर कोई बड़ी चीज है जो कि इन फेवर ऑफ द कंपनी है, जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है, देन यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर प्लस ट्रिब्यूनल टू चेंज इन द क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। ये एक चीज है। अल्ट्रा वायस, मुझे बताओ, जो ट्रांजैक्शन बियॉन्ड आर्टिकल है, क्या वो हम कर सकते हैं? नहीं, पक्का? द ट्रांजैक्शन विच आर अल्ट्रा वायस द एओए बट इंट्रा वायस द कंपनी, we can we can amend this transaction by passing a special resolution, okay। but जो transactions are ultra vires the MOA है, मतलब ultra vires the company, can we do that? चाहे आपको यूनानिमस कंसेंट मिल जाए, 100% कंसेंट मिल जाए, फिर भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अल्ट्रा वायर्स द कंपनी है, दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, कुछ कर ही नहीं सकते अपन। बट अगर हमने कंपनी के बियॉन्ड कोई ट्रांजैक्शन कर लिया विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनी, तो क्या ये वॉइड माना जाएगा? दैट ट्रांजैक्शन विल बी कंसिडर एज नल एंड वॉइड। बट अगर ये है कोई ट्रांजैक्शन है, अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल्स है, तो क्या हम उसे फर्दर रेक्टिफाई कर सकते हैं? वी कैन रेक्टिफाई, वी कैन अमेंड, वी कैन चेंज बाय हाउ, बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन पास करेंगे शेयर होल्डर्स। सो ये जो डिफरेंस है, आपके पास जो नोट्स आए हैं उसमें जो बच्चे, उन्होंने, जो बच्चा है उसने डिफरेंस एओए और एमओए का डिफरेंस मुझे लगता है टैबुलर फॉर्म में लिखा रहेगा, क्योंकि मैंने टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखने को बोला था। नहीं लिखा है, क्या है? चलो अभी अपन टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखते हैं, लिखो एमओए एओए, और ये साइड में जो आप कीवर्ड्स लिखते हो वो लिखो, मैं आपको डिक्टेट करती हूँ। डिफरेंस एमओए एंड एओए। अभी आप डिफरेंस की नोटबुक जिसने लाई होगी वो डिफरेंस की नोटबुक में लिख सकता है, बट अगर आप कंपनीज एक्ट में की नोटबुक लाई होगी तो आप उसमें कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस एमओए और एओए का डिफरेंस लिखना है इन द टैबुलर फॉर्म। देखो ऐसा टेबल है, टेबल बनाओ, एक साइड में आपके की पॉइंट्स रहने चाहिए, एक साइड में एमओए और एक साइड में ए। सबसे पहला पॉइंट लिखो ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहला पॉइंट लिखो ऑब्जेक्टिव्स। शेड्यूल का आएंगे, मुझे बताओ तो। नहीं आता? चेंजेस तो देन बताते हैं। अपना लेक्चर जो फ्राइडे सैटरडे का वो 2 आवर्स रहता है, वो तो आपको पता है, इट इज 12 to 2। टुडे ऑल्सो इट इज 2 आवर्स। 2:30। ऑब्जेक्टिव्स कीवर्ड्स में
की पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव लिखो. ऑब्जेक्टिव में एमओए में क्या लिखोगे आप? इट डिफाइन द it define and delimits the it define and delimits the objective of company. It define and delimit मतलब किसका लिमिट कम करना है, किसका लिमिट ज्यादा. इट डिफाइन एंड डिलिमिट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिखो तो. इट डिफाइंस एंड डिलिमिट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. ए में लिखो इट ले डाउन द, अरे अरे, एओए में लिखो इट ले डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. इट ले डाउन द, lays down, lays, it lays down the rules and regulation of the company. और जो लोग खड़े हैं मुझे बस इतना बताओ कि तुम लोग कितना दिन में कंप्लीट करोगे? कल तक. और कल नहीं आए तो क्या करें? हाँ, कल तक पूरा. तू कब तक कंप्लीट करेगा? पूरा कल तक. फिर भी खड़े होके लिखो. नहीं, मैं कंफर्मेशन ले रही थी. इतने कम पनिशमेंट में थोड़ी जाने दूंगी. इतना 8 दिन देने के बाद भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो. ये हो गया. दूसरा कीवर्ड लिखो रिलेशनशिप. रिलेशन लिखा तो भी चलेगा, रिलेशन लिखो. अगर पूछा तो कभी भी आपने टैबुलर फॉर्म में लिखा होना चाहिए. इट विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स. इसके लिए टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस अगर लिखा तो इट विल गिव यू मैक्सिमम मार्क्स अलोंग विथ कीवर्ड्स. रिलेशन में लिखो, मेमोरेंडम में लिखो it defined the relationship of company with outside world. It defined the relationship of company with outside world. और ये जो आपने लिखा है ना, जिसने अच्छे से, किसकी मस्त है, हाँ उन्नति, ये जो लिखा है इसका एक फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप पे डाल दो. इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विथ आउटसाइड वर्ल्ड. आर्टिकल में क्या लिखोगे? इट, आर्टिकल्स में लिखो इट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विथ within the company. It defines the relationship of, आर्टिकल में लिखो इट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स. ऐसा लिखो, अच्छा लगेगा. इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स. देन थर्ड कीवर्ड लिखो ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन जिसमें एमओए कैन बी अल्टर्ड, एमओए कैन बी अल्टर्ड only under certain circumstances. MOA can be altered only under certain circumstances with permission of, only under certain circumstances with permission of regional director and tribunal. Regional director or tribunal if required. रीजनल डायरेक्टर तू क्यों नहीं लिख रहा है सोहम? बाद में लिखता है. अभी लिखने को आदमी क्या लिखेगा? बाद में लिखूंगा बोले मैम. तो तेरे को पास भी वो अगले अटेम्प्ट में करेंगे, बोले इस बार मूड नहीं, बाद में अगले अटेम्प्ट में पास करेंगे. चलेगा क्या ऐसा? फिर तो नहीं चलेगा. रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल इफ रिक्वायर्ड. आर्टिकल्स में लिखो इट विल बी अल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. इट विल बी अल्टर्ड सिंपली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. ऐसे नहीं, दे आर नॉट डिफाइंड, दे डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. दे डेफिनेटली शुड बी इन फेवर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. देन अल्ट्रा वायस कीवर्ड लिखो. Articles can be altered simply by passing special resolution.
सिंपली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। कंसेंट डिफर्स ना, कहीं पे 50% लगेगा, कहीं पे यूनानिमस लगेगा। अल्ट्रा वायस लिखो, अल्ट्रा वायस में एमओए में लिखो एक्ट डन बाय कंपनी। अल्ट्रा वायस में एमओए में लिखो एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए। एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए आर अल्ट्रा वायस एंड वॉइड। Act done by company beyond the scope of MOA are ultra vires and void. थर्ड पॉइंट रंजना, थर्ड पॉइंट इज अल्ट्रेशन। फिर से डिक्टेट करना है। द एक्ट डन बाय कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड लिखा। आप आर्टिकल में लिखो द एक्ट अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल can be ratified. The act ultraviolence the article can be ratified. The act ultraviolence the article can be ratified by passing a। क्यों नहीं लिख रहा है तू? क्यों? किधर लिखने का? मेरे माथे पे लिख। अरे इधर लिख दे बेटा पीछे। क्या प्रॉब्लम क्या है? ये बुक किसकी है? लॉ की है ना? ये भी कंपनीज, ये क्या है? रजिस्ट्रेशन डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप। इसमें क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं होगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट है। क्या प्रॉब्लम है? लिख क्यों नहीं रहा है? कि बीच में का इनकम्प्लीट है इसके लिए? लिख लेने का कहीं तो पीछे। अगर क्लास में लिखवा रही हूँ तो कोई रीजन होगा ना उसके पीछे। कभी कभी मेरे को समझता ही नहीं है। मतलब एग्जैक्टली आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या सोचते हो तुम लोग। ऐसा होता है, सबका थिंकिंग अलग होता है कि क्या सोचते हो। अगर मेरा पिछला इनकम्प्लीट है तो मैं आगे का भी कंप्लीट नहीं करूंगा, ऐसा सोचते हो क्या? कि एक ही बारी में सब लिख देने का? ये तो सबसे रॉन्ग थॉट प्रोसेस है फिर तुम्हारा। यू आर इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। पेजेस छोड़ के लिखने का, क्योंकि वो टाइम का रिक्वायरमेंट है। टाइम का रिक्वायरमेंट है इसके लिए। नहीं तो फिर पिछला कंप्लीट करना ना। पिछला इनकम्प्लीट क्यों है? मेरे को वही नहीं समझता। और क्लास में भी अगर मैं कुछ लिखवा रही हूँ तो आप लोग लिख रहे नहीं हो। ऑनलाइन वाले बच्चे ना मेरे को ऐसा क्लियर मैसेज करा, ये शॉर्ट फॉर्म में मेरे को नहीं समझता है, व्हाट्सएप वाले शॉर्ट फॉर्म। क्लियर क्लियर मैसेज करके लिखा करो कि क्या प्रॉब्लम है। क्या व्हाट्सएप पे चैटिंग थोड़ी चल रही है आप लोगों की मेरे साथ? अल्ट्रा वायरस का लिख लिया। द अल्ट्रा एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर। जो एमओए में पॉइंट लिखा था ना उसके आगे मतलब और एक पॉइंट ऐड कर दो। न्यू पॉइंट नहीं है, फोर्थ पॉइंट में ऐड कर दो वॉइड के आगे। दिस कैनॉट बी रेटिफाइड, मैं एमओए में लिखो बोल रही हूँ इधर। दिस कैनॉट बी रेटिफाइड इवन बाय दिस कैनॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। दिस कैनॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस का मतलब होता है 100%। यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। एमओए एओए और उसका डिफरेंस हो गया क्या? नहीं, दिस इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस, दैट मच इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंस ओनली। एक पॉइंट रह गया था मुझसे, शेयर्स।
आपको आपने वो एसपीओसी कहीं कहीं पे डेफिनेशन पढ़ी पढ़ी होगी। शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो कंपनी के जो शेयर कैपिटल में एक पर्टिकुलर हिस्सा है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे शेयर्स बोला जाएगा। शेयर्स के टाइप क्या है? एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम कैसे समझेंगे कि ये इक्विटी है और ये प्रेफरेंस है? हाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट? उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, सबसे पहले अपन देखेंगे कि शेयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों बोला है? बिकॉज शेयर आर इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसके लिए हम किसी और के नाम पे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए उसे मूवेबल प्रॉपर्टी बोला है, फिक्स नहीं है। सो द शेयर ऑफ द डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर or the other interest of the member shall be movable property transferable in the manner provided by the articles। अगर मेंबर्स अपना शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इट विल बी ट्रांसफरेबल। अभी दैट विल डिपेंड अपॉन द कंपनी कि आपकी प्राइवेट है या पब्लिक है। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है। पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स आर इजीली ट्रांसफर। ओके, मुझे बताओ आपको ट्रांसमिशन और ट्रांसफर का फर्क पता है? ओके, ट्रांसफर मतलब क्या? वॉलेंट्रीली ट्रांसफर। कोई एक शेयर होल्डर अपनी इच्छा मर्जी से उसका शेयर उसके फ्रेंड को ट्रांसफर करना चाहता है, दैट इज नथिंग बट अ वॉलेंट्री ट्रांसफर। इसे ट्रांसफर बोलेंगे। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन कौन से केस में होता है? शेयर्स आर ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ डेथ, इनकैपेसिटी। जो अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ हो गया और उसमें क्या है, उसने किसी नॉमिनी का नाम लिखा होगा, उसके डेथ के केस में क्या वो शेयर उसके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएंगे? तो उसे हम ट्रांसमिशन बोलेंगे। ट्रांसमिशन ये वॉलेंट्री नहीं होता है, बल्कि कुछ सर्कमस्टांसेस में होता है, जिसे मे बी डेथ होगा, इंसॉल्वेंसी होगा या इनकैपेबिलिटी होगा, जो भी होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर। शेयर ट्रांसफर पे लिमिट होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, लेकिन शेयर ट्रांसमिशन पे कोई लिमिट नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज नेचुरल, इट इज अनसेड बाय डिफॉल्ट कि अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ हो जाए तो वो शेयर्स के उसके नॉमिनी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो दैट विल बी नथिंग बट अ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। शेयर एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा है शेयर इज नंबर्ड। मतलब क्या? एवरी शेयर हैज डिस्टिंक्टिव नंबर। जैसे अपनी नोटें होती है ना, पैसों की नोट, क्या नोट पे नंबर अलग होता है? सेम नंबर की कोई नोट नहीं देखी है? नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उससे हम अलग डिफाइन कर पाएंगे, नोटें अलग है ना। तो शेयर, हर शेयर पे अलग डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये एक शेयर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। सेम नंबर कभी नहीं होगा। तो शेयर्स विल बी नंबर्ड। अभी काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में आपको पता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल के कुछ ड्रॉबैक्स होने के साथ साथ कुछ राइट्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है? कि बाबा आपको अगर लॉस हो गया कंपनी को तो वो साल में पैसा नहीं मिलेगा। दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक, दैट मे बी वन ऑफ द ड्रॉबैक। तो हम क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे कि ये इक्विटी शेयर है और ये कैपिटल प्रेफरेंस है? सो इक्विटी शेयर में क्या आपको वोटिंग राइट्स मिलता है? नहीं, कौन बोला? इक्विटी शेयर में ऑफकोर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स। अगर इवन प्रेफरेंस शेयर में भी प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट मिलता है, बट सिर्फ उनके जितने पावर में है या उनके जितने स्कोप में है, लिमिट में, उतने डिसीजन रिलेटेड वोटिंग मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा वोटिंग मिलता है, ज्यादा वोटिंग राइट मिलता है विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज डिविडेंड। वोटिंग राइट का मतलब होता है कि बाबा आपको पर शेयर एक वोट राइट मिले, दैट इज नथिंग बट सिंपल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है कि जैसे कोई एक 10 शेयर के पीछे आपको एक वोटिंग राइट मिल रहा है, दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एंड वोटिंग अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब रूल, या फिर और कोई वोटिंग का राइट मिल रहा है आपको अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दैट इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल दैट यू गेट। मतलब शेयर होल्डर गेट वोटिंग राइट, आइदर नॉर्मल वोटिंग राइट और दूसरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का मतलब होता है कि बाबा 5 शेयर के पीछे आपको एक राइट मिल रहा है, 10 शेयर के पीछे एक राइट मिल रहा है, दैट इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट। आपके नंबर ऑफ शेयर्स आर डिफरेंट एंड योर राइट इज डिफरेंट, 10:1 प्रपोर्शन में ऐसा हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है दिस इज ओनली नथिंग बट शेयर्स, दिस इज नथिंग बट शेयर, बट
how we will understand that it is a preference share capital? We will get priority over payment of dividend. Shareholders will get priority over repayment of the money. Payment of dividend, it is a fixed amount calculated as per the fixed rate. जैसे कि आपका रेंट होता है, फिक्स्ड इनकम है. सो इन द सेम वे, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर, और यू कैन से एवरी मंथ. उनका जो भी रिटर्न रहेगा वो पीरियड पे उनको फिक्स फिक्स इतना अमाउंट मिलता जाएगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख एवरी टाइम. दैट इज नथिंग बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, इनको क्या है, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको सिक्योर्ड रिटर्न चाहिए. कल जाके कुछ भी हो जाए, हमको हमारा फिक्स्ड एक पैसों का रुपया, एक पैसों का अमाउंट हमको हमारा आना चाहिए. ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या होता है, इंटेंशन होता है, विच इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. कोई कोई लोगों को सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए चाहिए होता है, कोई लोगों को रिस्क उठाना होता है. तो सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का क्या है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है. हमको आप कम वोटिंग राइट दो तो भी चलेगा, बट हमको हमारा रिटर्न मिल रहा है टाइम से, हम उतने में खुश हैं. दूसरा, रीपेमेंट. अगर आपकी कंपनी, जो कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, वो कंपनी अगर कल जाके वाइंड अप होने वाली है, कल जाके वो कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो क्या हम सबके पैसे देंगे वापस? ऑफकोर्स देंगे. जो लिए हुए पैसे शेयर होल्डर्स के है, शेयर होल्डर्स ने जो इन्वेस्ट किए गए पैसे है, वो क्या होगा, सबका पैसा रीपे होगा. वो केस में वो केस में सबसे पहले रीपेमेंट की लाइन में पहले कौन खड़ा रहेगा? पहले तो डिबेंचर होल्डर्स वगैरह, और उसके पीछे तुरंत कौन खड़ा रहेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के भी आगे लाइन में खड़े. फिर बाद में तुम्हारे पास पैसे बचे नहीं बचे हमको नहीं पता, हमारे पैसे दे दो और हमें फ्री कर दो. सो दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, विच इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो येलो शर्ट अनुजा, तनुजा ना? हाँ स्नेहल, तू थोड़ी इधर सरक जा, मेरे को तू दिख नहीं रही है. हाँ इसके लिए नो प्रॉब्लम. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होता है, दे विल गेट प्रायोरिटी ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड इज द इनकम पेड ऑन द, किस पे? शेयर्स. Dividend is the income which is paid on the shares, we can say. So they, preference shareholder will get priority over payment of this dividend. Priority over whom? Priority over equity shareholders. और दूसरा है जब repayment, in case of winding up of company, if company wants to repay the invested amount, then preference shareholder will stand first in the queue कि हमको हमारा पैसा क्या करो, वापस करो. Have you understood equity shareholders? Have you understood preference shareholders? Equity shareholders मतलब क्या है कि they are ultimately owners of the company. They are ready to take the risk. ठीक है, कोई बात नहीं, हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर आपकी कंपनी को एक आध साल लॉस भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप हमें पैसे मत दो, अगले साल ज्यादा दे दो. बट हमें क्या चाहिए, हमें कंपनी के मैटर्स में वोटिंग करने का पूरा पूरा अधिकार चाहिए, पूरा पूरा राइट चाहिए. तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से ज्यादा वोटिंग में, या जो भी कंपनी के रिलेटेड मैटर्स है इसमें वोट करने का क्या होता है, पूरा पूरा राइट होता है. और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को क्यू में सबसे लास्ट में खड़ा किया जाता है. अगर हम सबको पैसे देंगे, सबको पैसे देकर बचे, तो हम फिर आपको पैसे देंगे. ये एडवांटेज होने के साथ साथ डिसएडवांटेज होने के साथ साथ एडवांटेज भी है. अगर कंपनी को कभी ओवर एंड अबव एक्सेस प्रॉफिट हो गया तो उसका मजा कौन उठा पाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स उठा पाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि दे विल गेट अ फिक्स्ड रिटर्न. तो उसमें ज्यादा कम का कुछ सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जब कंपनी को लॉसेस भी होता है या कम प्रॉफिट होता है तो भी क्या उनको फिक्स मिलता है. हाँ, तो दैट इज देयर. ये एक पॉइंट रह गया था अपना, जब मैंने शेयर कैपिटल पढ़ाया तब अपना शेयर्स रह गया था, टाइप्स ऑफ शेयर्स, विच इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्ड करने वाले को प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाता है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसमें प्रायोरिटी मिलता है? दोनों चीजों में. पेमेंट ऑफ डिविडेंड में भी प्रायोरिटी मिलेगा, एंड रीपेमेंट ऑफ अमाउंट या रीपेमेंट ऑफ जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें भी प्रायोरिटी मिलेगा. रीपेमेंट कब करते हैं हम? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. अल्ट्रावायस, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस. जो एक्ट
The acts which are beyond the power of company are null and void. Simply null and void because company cannot perform that. Even either by unanimous voting, either by unanimous voting, that is 100% voting of the shareholder, that is confirmed. माइंड में एकदम क्लियर है. That which are ultra vires the company are null and void. The act which are ultra vires the company are null and void. Very simple. Okay. कभी कभी ऐसा होता है, the act which are ultra vires the company but intra vires the director, then that which are intra vires the company but ultra vires the डायरेक्टर. उल्टा बोला क्या मैंने? हाँ. तो क्या वो एक्ट को परफॉर्म कर पाएंगे? अरे बट डायरेक्टर की लिमिट में नहीं है ना, तो अमेंड कर लेंगे. सो वी विल अमेंड दिस बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. ओके. और कुछ बट हमें कंपनी की लिमिट के आगे जाना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन कर लेंगे पास, यूनानिमस ले लेंगे वोटिंग, फिर भी नॉट पॉसिबल है. ओके. कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो कि क्या है, इंट्रा वाइज द कंपनी है बट अल्ट्रा वाइज द एओए है. देन कैन वी can we ratify it? We can ratify this transaction. We can amend this transaction again by passing a special resolution. No problem with that. जो एक्टिविटीज अगेंस्ट मतलब अल्ट्रा वायस डायरेक्टर है बट इंट्रा वायस कंपनी है, वो हम नॉर्मल रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में उसको हम क्या कर सकते हैं, वो मैटर को इंक्लूड कर सकते हैं. बट अगर आर्टिकल की बात आए तो उसमें चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अभी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अगेन अल्ट्रा वायस की तरह ही बात करता है. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. कैसे? कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलेगा, हमारा एमओए एंड हमारा एओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. जो आपको पता है एमओए और एओए अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है मतलब हमने इजीली पब्लिक को प्रोवाइड कर रखा है. अगर आपको मतलब आउटसाइडर्स को हमारे पास आना है, कंपनी के पास आना है इन्वेस्ट करने, सप्लाई करने, लोन देने, लोन रेस करने, कुछ भी करने, तो आप क्या करो, जाओ पहले पब्लिक डॉक्यूमेंट पढ़ के आओ. कल जाके आपको आपका पैसा वापस मिला नहीं क्योंकि वो ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस था या कुछ भी हुआ तो लाइबिलिटी हमारी क्या, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है. कंपनी अपने हाथ खड़े कर देगा. कंपनी बोलेगा अरे आपको तो दिखा नहीं क्या, एमओए और एओए क्या था, पब्लिक था, देख के आना चाहिए था. तो ये कौन बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सॉरी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है, विच विल अगेन सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी का इंटरेस्ट सेव करने के लिए ये सारा चीजें की गई है. वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, ये डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, जो पर्सन हमारे पास आ रहा है मतलब किसके पास, कंपनी के पास, उसने चाहे डॉक्यूमेंट मतलब एओए और एमओए चाहे आपने रीड किया हो या रीड ना किया हो, वी विल प्रिज्यूम दैट यू हैव नॉलेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. आप अगर हमारी कंपनी के पास अप्रोच कर रहे हो तो आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इससे हमें मतलब है क्या, हमें उससे मतलब नहीं है. हम ऐसा मान लेंगे कि आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन या आपको सारे क्लॉजेस क्या है, क्लॉजेस के बारे में मालूमात है, क्लॉजेस के बारे में पता है. he is not only presumed to have read the document but also understood them in respect to the true perspective. हम मतलब कंपनी क्या मान लेगी, जो पर्सन जो बंदा कंपनी को अप्रोच कर रहा है सिर्फ ऐसा नहीं मानेगी कि उसने डॉक्यूमेंट रीड किया है, बल्कि ऐसा भी मान लेगी कि उसने डॉक्यूमेंट रीड किया है तो उसको सारा समझ गया होगा. कंपनी ऐसा खुद ही मान रही है. कंपनी इज अज्यूमिंग दैट एनी पर्सन इज इन्वेस्टिंग इन द कंपनी have knowledge of all the clauses of the memorandum, all the rules and regulations of the articles. So company is assuming that person not only read the document but also understood the terms and conditions of the document. क्या ये assume करना कंपनी ने सही लगता है? कुछ हद तक सही है बट यहाँ पे कुछ हद तक गलत भी हो सकता है ना. Then every person dealing with a company not only has the constructive notice of the memorandum and article. constructive notice मतलब एक knowledge. हर पर्सन जो कंपनी से के साथ डील कर रहा है
हम मतलब कंपनी क्या मान लेंगी, सिर्फ इतना नहीं मानेंगे कि उसने पढ़ा है एमओए और एओए, ये भी मानेगी कि उसने जो मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा है वो उसने पूरा पढ़ के क्या किया है, अंडरस्टैंड किया है और उसके पूरा नॉलेज में आ गया है. बट ऑल्सो ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड स्पेशल रिजोल्यूशन एक्सेट्रा विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द रजिस्ट्रार. तो वो जो पर्सन आ रहा है उसने पढ़ के सारी चीजें अंडरस्टैंड कर दी है, किसमें स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, किसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए, किसमें रजिस्ट्रार को अप्रोच करना है नहीं करना है, ये सारा नॉलेज आपको ऑलरेडी है. ऐसा कौन अज्यूम कर रहा है, कंपनी अज्यूम कर रही है. दैट्स हाउ कंपनी विल सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. कोई आउटसाइडर ऐसे ही आ गया कंपनी के पास और कोई ट्रांजैक्शन में एंटर कर दिया जो कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनी था, आप क्या कंपनी उसे फॉर्म कर पाएगी? नहीं. क्यों? क्योंकि वो नल एंड वॉइड हो गया. अभी नल एंड वॉइड हो गया तो कल कंपनी हाथ खड़े कर सकती है अंडर कंस्ट्रक्टिव नोटिस. हाँ, हमने तो आपको बोला था, ये हमने पहले ही यहाँ पे दिया है कि ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो आप हमारे पास आ रहे हैं तो हम ऐसा प्रिज्यूम करेंगे कि आपने सारे डॉक्यूमेंट को रीड करके अंडरस्टैंड करके फिर आए हो. अब आप आ गए, आपने एंकर कर लिया ट्रांजैक्शन, एंटर कर लिया ट्रांजैक्शन में, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते. ऐसा कौन बोल रहा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोल रहा है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है आपको एक रिक्वायर्ड मालूमात, रिक्वायर्ड नॉलेज है अबाउट द कंपनी, यू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ऐसा कंपनी मान रही है. Thus, if a person enter into contract which is beyond the power of the company as defined in the memorandum or outside the authority of the director as per memorandum, he cannot acquire any right of the contract against the company. अगर कोई पर्सन है जिसने जो कोई ट्रांजैक्शन है विच इज अल्ट्रा वायस द कंपनी, मतलब बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनी, उसमें कंपनी के साथ एंटर कर लिया, फिर बाद में बोलने लगा अरे यार कंपनी मेरे पैसे रिलीज नहीं कर रही है वगैरह वगैरह, इसमें अभी क्या वो कुछ कर सकता है अगेंस्ट द कंपनी? आंसर इज नो, ही कैन नॉट डू एनीथिंग. ही ऑल्सो कैनॉट sue the company under the notice of constructive notice, under the provision of constructive notice. कंस्ट्रक्टिव नोटिस के तहत फिर कंपनी क्या करेगी, खुद को सेफगार्ड करने का ट्राई करेगी. दैट वाज द कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अभी गड़बड़ हो गई, मतलब क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमेशा क्या करती है, कंपनी का इंटरेस्ट सेफगार्ड करती है. बट प्रैक्टिकली मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है क्या कि हर पर्सन कंपनी को डील कर रहा है, हर एक कंपनी का चीज पढ़ के आए? मे भी ऐसा हो सकता है कि सपोज साहिल को क्या करना है, गुड्स सप्लाई करने हैं, एक XYZ लिमिटेड कंपनी को गुड्स सप्लाई करना है, तो उसने बिफोर सप्लाइंग गुड्स कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन ले लिया, चेक कर लिया पूरा कंपनी का सही है कि नहीं, अच्छा ग्राफ चल रहा है कि नहीं, क्या है शेयर्स का दाम क्या है, प्लस क्रेडिटेबिलिटी चेक कर लिया कंपनी का. और उसने और एक चीज चेक की कि मेरा गुड्स सप्लाई करना क्या कंपनी के पावर में है या नहीं है. गुड्स सप्लाई करना कंपनी के पावर में था, उसमें आर्टिकल्स में सब देख लिया, एंड देन ही अप्रोच द कंपनी एंड उसने चेक किया, तो ठीक है, देन कंपनी को गुड्स वगैरह सप्लाई कर दिए. बाद में जब पैसे देने की बारी आई तो कंपनी के डायरेक्टर क्या बोल रहे साहिल को, सर क्रेडिटर को, ही इज अ क्रेडिटर राइट नाउ बिकॉज ही हैज सप्लाइड द गुड्स. सर एक्चुअली व्हाट हैपेंड, वो जो आपने गुड्स सप्लाई किया था ना, हमारे पास एक क्लॉज है बोले, उसमें क्या है, अगर किसी क्रेडिटर से गुड्स हमें सप्लाई करवाना है या क्रेडिटर से गुड्स लेना है, परचेज करना है ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हमको उसके लिए 70% से ज्यादा शेयर होल्डर का क्या चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है, परमिशन चाहिए होता है. और वो जो आपका वाला ट्रांजैक्शन था ना बोले, उसमें जस्ट हमें 50% शेयर होल्डर्स का क्या मिला, कंसेंट मिला, परमिशन मिला. अभी साहिल एकदम भड़क गया, तो बोले वो ट्रांजैक्शन जो आपने हमको गुड्स सप्लाई किए थे 50 लाख के, वो अल्ट्रा वायस है ट्रांजैक्शन, सॉरी अब हम आप वॉइड हो गया अल्ट्रा वायस के तहत, तो सॉरी हम आपको अभी क्या नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते. साहिल एकदम भड़क गया. साहिल ने क्या किया, केस फाइल किया, केस फाइल किया अगेंस्ट द कंपनी. साहिल का ऐसा बोलना आया कि यार ठीक है, हमको अगर कंपनी को ट्रांजैक्शन में एंटर करना है तो आउटसाइडर ने एमओए एओए रीड करना इज फाइन, यहां तक तो चीजें फाइन थी. तनुजा उठ जा, और कौन सोया है? अगर कंपनी के साथ अगर ट्रांजैक्शन में एंटर करना है तो हमने एओए एमओए पढ़ना, यहाँ तक तो चीजें ठीक थी. बट यार मेरे ट्रांजैक्शन के लिए मैं तो यही देखूंगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन करना
ओके है कि नहीं ओके है? क्या साहिल ने चेक किया था? कैन क्रेडिटर सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट? दैट वाज रिटन इन द मेमोरेंडम दैट इट इज यस। अभी ये बोलेगा, ये चेक करना मेरा थोड़ी काम है कि इसको 50% वोटिंग राइट लगेगा कि 70% वोटिंग राइट करे लगेगा। दैट इज नॉट माय कंसर्न, दैट इज नॉट माय ड्यूटी। मैं तो बस इतना ही चेक करूंगा ना कि मैं कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये भी बात सही है। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, दैट विल प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ हुम? आउटसाइडर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर। आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। बात तो सही थी। बाहर वाला क्या आपकी मैटर में जाके देखेगा क्या कि वोटिंग राइट चाहिए, कितना चाहिए, 50% चाहिए कि यूनानिमस चाहिए, वो किसका है? इट इज कंप्लीटली कंपनीज बिजनेस। सो द डॉक्ट्रिन indoor management will be considered as exception to the doctrine of constructive notice. क्यों? क्योंकि constructive notice will safeguard the interest of the home company and doctrine of indoor management will safeguard the interest of the outsiders. बाहर वालों का इंटरेस्ट सेफगार्ड करेगा। The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense that means the outsiders are deemed to have notice of the internal affairs. ये क्या क्या बोल रहा है इंडोर मैनेजमेंट? देखो ऐसे मालूमात होना ही सही, लेकिन इसका मतलब ये तो आप नहीं बोल सकते ना कि आउटसाइडर्स को कंपनी के इंटरनल अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। ये तो एकदम साफ गलत है, सरासर गलत है। इसके लिए दे हैव डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो कि क्या करेगा, आउटसाइडर का इंटरेस्ट सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, सेफगार्ड करेगा। For example, if an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing the act have been observed. This can be explained with the help of. अच्छा, ये एक केस है, टर्कवान और रॉयल ब्रिटिश बैंक का केस है। जैसे मैंने साहिल का केस बताया कि साहिल के क्या लिमिट में था, साहिल के लिमिट में था जस्ट टू चेक कि कैन आई एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन और नॉट। तो इसने चेक कर लिया था जेन्युइनली। बट अभी इसमें इसकी क्या गलती कि आपको 50% वोटिंग नहीं 70% चाहिए? ये तो कंपनी का इंटरनल, राइट, इंटरनल अफेयर्स की हुआ। इसमें आउटसाइडर का कोई गलती नहीं है और आपको क्या करना चाहिए, आउटसाइडर का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स। हैव यू अंडरस्टूड दैट? क्लियर है? अभी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के फिर से उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। मतलब क्या, हम अगर आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे तो करेंगे, जेन्युइन अगर बात होगी तो हम आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे। बट कुछ ऐसी लिस्ट है जहां पे सॉरी हम आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। दीज आर अगेन लाइक अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ओनली, है ना, इसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन। तो इंडोर मैनेजमेंट विल प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ होम, होम आउटसाइडर, पक्का है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ये भी पक्का है। बट इंडोर मैनेजमेंट के जो एक्सेप्शन रहेंगे उसमें क्या होगा फिर? एक्सेप्शनल केसेस में क्या कंपनी आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी? नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी ये एक्सेप्शनल केसेस है। कौन से? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर कोई सप्लायर है, कोई क्रेडिटर है और उसको नॉलेज है, इसको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, प्रूफ के साथ नॉलेज है कि ये कंपनी तो एकदम क्या है, इरेग्युलर है, टाइम पे पैसा नहीं रिलीज करती है, फंड नहीं रिलीज करती, फिर भी अगर आपने वो कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपको येड़ा बोलेंगे। आपको पता नहीं बैंक डूब चुकी है, फिर भी आप वो बैंक में एफडी कर रहे हो, तो फिर गलती किसकी? आपकी मानी जाएगी। सो अल्टीमेटली ऐसे केस में जहां पे नॉलेज ऑफ इरेग्युलरिटी है, वहां पे अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो देन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, सेम, जहां पे अगर आपको डाउट है, कंपनी के बारे में डाउट है, अरे यार कंपनी के मतलब ग्राफ भी ठीक नहीं है, लास्ट ईयर ये कंपनी के पे के एक दो केसेस भी है, फिर भी आप जाके अगर वो कंपनी को अप्रोच कर रहे हो तो मतलब येड़ा कौन हुआ? आप ही। सो अल्टीमेटली देयर इज सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। सो ये जो डॉक्ट्रिन है ये आपको क्या नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा, सेफ नहीं करेगा। फॉर्जरी मतलब क्या?
Doctrine of indoor management applies only to the irregularities which might otherwise affect the transaction but cannot apply to the forgery be regarded as nullity. Forgery का मतलब होता है चोरी करना. फॉर्जरी का मतलब होता है फॉर्ज करना, जैसे सिग्नेचर है ये वो फॉर्ज. आपको नॉलेज है इरेगुलरिटी का, निग्लिजेंस का, फिर भी अगर आप वो कंपनी में क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो देन गलती आपकी है, देन योर इंटरेस्ट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. फॉर्जरी का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो नल एंड वॉइड होता है. अपना क्या पॉइंट रह गया एक बार देख ले क्या अपन. चलो रिवीजन भी करना पड़ेगा तुम लोगों के चेहरे देख के. एसोसिएट कंपनी 20%. ठीक है पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे. स्मॉल कंपनी का, स्मॉल कंपनी के मैक्सिमम लिमिट्स कितने हैं? 50 लाख. बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने प्रिस्क्राइब कितना करके दिया है? आर्टिकल्स दो चीजें हैं ना. चलो ठीक है अपन ये पढ़ते. स्मॉल कंपनी, हाँ ऐसे अगर पॉइंट बोलोगे तो फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा. मैम आप डाउट बोलते हो, पढ़ाओ वापस. कहाँ गई भाई स्मॉल कंपनी अपनी? ये ऑनलाइन वालों को अच्छे से आवाज आ रही है आज. माइक तो चेंज किया नहीं बट मुझे ऐसे लग रहा है कि कम है आवाज. दैट इज द मैक्सिमम आवाज ना, मैक्सिमम है बेटा, बढ़ाने की जरूरत नहीं है. बोलो हु सेड मैम. अरे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पेंडिंग है ना, हेडे जैसे क्या कर रहे हो फिर. इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल कंपनी पढ़ाती हूँ. ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे. स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी, क्या स्मॉल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? आंसर इज यस, स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अभी कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी है कैसे समझेंगे? जिसका कोई तो पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, राइट. पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा. कोई भी ऐसी कंपनी, ओके, कोई भी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस टर्नओवर का रिक्वायर्ड है, करेक्ट है. तो कोई ऐसी कंपनी जिसका अब शेयर कैपिटल कितने से नहीं बढ़ता है? 50 लाख रुपए से नहीं बढ़ता है. द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एनी कंपनी डज नॉट एक्सीड बाय हाउ मच? 50 लाख रुपीस. क्या 50 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट विच वी कैन से, क्योंकि इससे बढ़ नहीं सकता, तो दैट इज नथिंग बट अ मैक्सिमम लिमिट और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब. ये 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है क्या वो बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है. अगर प्रिस्क्राइब कर दिया कंपनीज में तो बढ़ सकता है. विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीस. इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखो, देखो इसका ऐसा मतलब है कोई एक कंपनी है, कंपनी का मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख रुपया होना चाहिए. 50 लाख अभी तो है 50 लाख रुपया, बट ये 50 लाख रुपए का जो मैक्सिमम लिमिट है ना, ये कितने तक बढ़ सकता है? 10 करोड़ रुपया तक. 10 करोड़ रुपया तक 50 लाख का लिमिट बन सकता है. क्या मैं 50 लाख की लिमिट को 1 करोड़ कर सकती हूँ? कर सकती हूँ. अभी नहीं कर सकती हूँ बट कर सकती हूँ. 2 करोड़ कर सकती हूँ. क्या 10 करोड़ इज द लिमिट? 10 करोड़ इज द लिमिट. क्या मैं 12 करोड़ कर सकती हूँ? नहीं. क्या मैं 50 लाख से 10 करोड़ ऐसा बोलू अंडरस्टैंड होने के लिए? अच्छा 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 अच्छा, हम ऐसे बोलेंगे. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे समझो, 50 लाख से 10 करोड़, 50 लाख से 10 करोड़ ऐसा बोलो, लेकिन समझो क्या, दोनों आर मैक्सिमम. बोथ आर द मैक्सिमम लिमिट ना. सी 50 लाख से 10 करोड़ अभी क्या है, मैं ऐसा बोलती हूँ बिकॉज
मुझे वो चीजें पता है, इनबिल्ट है, या मुझे ऐसे में भी लगा होगा कि शायद आपको समझ गया। हाँ, तो आपने क्या किया, 50 लाख से लेकर तो 10 करोड़, मतलब लीज से लेकर तो हाईएस्ट तक। ऐसा नहीं, देखो 50 लाख इज द हाईएस्ट लिमिट, मैंने कम का लिमिट तो बोला ही नहीं ना, तो आपने कैसे समझा? समझा क्या? मतलब अगर 50 लाख मैक्सिमम होता, 50 लाख ये मैक्सिमम है, तो मिनिमम कुछ तो बोलती ना मैं, कि अगर इतना है इतना, 50 लाख अगर मैंने मैक्सिमम बोला, तो मिनिमम का भी मैंने बोलना चाहिए था। सो कंसीडर 50 लाख एंड 10 करोड़, 10 CR आर द मैक्सिमम लिमिट। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं? हाँ चेंजेस हुए हैं, वो भी अभी बता देती हूँ, और चेंजेस होंगे फिर वो भी बाद में बताऊंगी। मैंने आपको सिर्फ कितना बोला था, 50 लाख का रिमेंबर करने के लिए बोला था, बट ये जो है इसमें चेंज आया था 15 सितंबर 2022 में, थोड़ा सा चेंज आया था। किस में चेंज आया था? 50 लाख की लिमिट में। क्या 50 लाख को बढ़ा सकते, बढ़ा सकते, बढ़ा सकते? 10 CR, 50 लाख से 10 CR, आई मीन आप समझो 50 लाख एंड 10 CR, आप समझो 50 लाख से 10 CR मतलब का क्या? 50 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट, 10 CR इज द ओवर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। अल्ट्रा, तुम समझो ना, 10 CR इज अल्ट्रा वाइज टू द कंपनी, और 50 लाख इज द अल्ट्रा वाइज टू आर्टिकल्स। समझ लिया? समझ लिया, अभी चुप बैठो। अभी ये हो गया पेड अप शेयर कैपिटल। एंड 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 मतलब क्या? इसके साथ और एक चीज होनी चाहिए, तब हम इसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। आंसर इज यस। हाँ, एंड क्या होना चाहिए? फिर पहले भी देखा मैंने पूरा, मतलब ऑलमोस्ट कंपनीज पढ़ाने के बाद तुम इधर आए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो, देर मे बी मिस इंटरप्रिटेशन, और देर में भी, मतलब अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी और मेरी डिफरेंस है। तो मैं जैसे बोलती हूँ वैसे बोला, मैं 50 लाख से 10 करोड़ बोलती हूँ, मेरे दिमाग में होता है कि बोथ आर द मैक्सिमम लिमिट्स, बट दैट्स फाइन, ओके। एंड अच्छा, 50 से 10 मतलब कम और ज्यादा, ऐसा, बट ओके। एंड मतलब अभी क्या, मैं टर्नओवर की बात कर रही हूँ, टी, टी फॉर टर्नओवर, विच प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मैं इस साल की बात कर रही हूँ क्या? नहीं, इसके साथ कोई नहीं बैठेगा उस क्लास में, इसको डिस्टर्ब कर, इसको डिस्टर्ब कर, पीछे वाले को बात कर, मुझे रोज डिस्टर्ब, फर्स्ट बेंच पे सिर्फ कि कोई नहीं बैठेगा, तीनों सेकंड या थर्ड जो भी बेंच मिले वहां पे बैठा करो, फर्स्ट बेंच पे सिर्फ इस पे, और ये कोने में बैठेगा, बैठे बैठे सोता है। तुम एक अकेला पर्सन है जो रोज के क्लास में एक दो झपकी तो मार ही लेता है, क्या तुमका क्या लगता है? बट हर दिन जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोगों की नींद का इंतजाम करना मेरा काम नहीं है। तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ, सो पानी पियो, मुंह पे पानी मार के आओ। आंसर, एक आंसर दिया तो नींद उड़ जाती है। तेरा शेयर 50 लाख से 10 करोड़ मैक्सिमम लिमिट, एंड कितना होना चाहिए आपका? चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल हमेशा होता है मार्च, अप्रैल से लेकर तो मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, दैट इज द फाइनेंशियल ईयर। सपोज अभी 24-25 चल रहा है, तो 23-24 हमें क्या करना पड़ेगा? कंसिडर, फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करना पड़ेगा। वो फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर होना चाहिए? डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब क्या? हाँ, वो तो है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ मतलब लिमिट 2 करोड़, और सच हायर अमाउंट as may be prescribed by the articles shall not exceed more than कितना? 200 करोड़, 100, ओके सॉरी। सो क्या मैं ये 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ाते 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 लेके आ सकती हूँ? कब तक? 100 तक? क्या 100 करोड़ नहीं चलेगा, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ कंपनी है। सो 2 करोड़ का लिमिट 100 करोड़ तक बढ़ सकता है, मैक्सिमम लिमिट, और ये 50 लाख का लिमिट 10 करोड़ तक बढ़ सकता है, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी सुनो, अगर ये 10 करोड़ से ज्यादा होना होगा,
तो फिर देन आपको रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल का परमिशन लेना होगा। सी कंपनीज, ये क्या है, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है। जैसे कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है, अभी तक के मैक्सिमम लिमिट इतने हैं प्रिस्क्राइब बाय द, बट क्या कंपनीज एक्ट ही इटसेल्फ अमेंड करवा सकती है? कंपनीज एक्ट में तो अमेंडमेंट हो ही सकते हैं। सो कंपनी खुद अमेंडमेंट करवा सकती है। फ्यूचर में ऐसे कंपनी को लगे कि बाबा मेरे को अभी थोड़ा सा फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गया, ग्रोथ बढ़ गई, अपनी करेंसी का रेट बढ़ गया, तो क्या उनके लिए 10 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल नॉर्मल लगेगा? तो वो 10 का लिमिट 25 कर सकते हैं, ये जो 100 का लिमिट है उसको 200 कर सकते हैं। बट एकदम ही लगे अगले साल 2 साल में नहीं होगा, 10-15 ईयर्स में हो सकता है। अपने इंडियन करेंसी जैसा अपना इकोनॉमी में ग्रोथ होगा वैसे चेंजेस होते रहते हैं। फीस में है कि आपके जो लिमिट्स में है, कैपिटल के अमाउंट में है, इसमें आपके इकोनॉमी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जैसा ग्रोथ है वैसा। हम्म हाँ ऑफ कोर्स आया था। अभी देखो ना 1956 से लेकर 2013 में आया, सो इट विल टेक एटलीस्ट 25 इयर्स टू चेंज दिस मैक्सिमम लिमिट्स ना, जो मैं 100 और 10 करोड़ की बात कर रही हूँ। तो अब अभी अभी रुको, हाँ इस पे आती हूँ मैं, शांति। राइट, सो दिस विल बी एप्लीकेबल टू यू, बट मे बी मैंने सिर्फ इतना क्यों करवाया, क्योंकि ये इतना आपके बुक में लिखा था। और दूसरा ये जो लिमिट्स है ना, ये तो चेंज होते ही रहते हैं ना यार, 5 के 10 करोड़ तक कितना भी होएगा, तो आपके एग्जाम तक भी तो चेंज होगा। अगर मैं 50 लाख का आपको बढ़ा के और एक बोल के और एक अमाउंट बोलूंगी, तो मैं भी यू विल बी कंफ्यूज्ड। इसके लिए मेरा इंटेंशन था, जैसे अभी 50 लाख से कितना बढ़ा है बोल देती हूँ, बात निकली है तो। फॉर दिस पर्पज ऑफ क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, मतलब क्या, शेयर कैपिटल का क्लॉज और टर्नओवर का क्लॉज। 85 सेक्शन ऑफ सब क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, paid up share capital and turnover of small company shall not exceed ₹4 crore। 50 लाख का कितना हुआ, 4 करोड़ हो गया। हो सकता है क्या बताओ, 10 करोड़ सब तो हो सकता है। तो ये 50 लाख का कन्वर्जन किसमें हो गया, देखो यहाँ पे गड़बड़, पहले था 50 लाख मैक्सिमम, 50 लाख का कितना हो गया, 4 करोड़। क्या 10 करोड़ तो कुछ भी कर सकती है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप शेयर कैपिटल। एंड इसके साथ मुझे और एक रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल होना चाहिए, पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, वन एंड द सेम। क्या इसके साथ और एक रिक्वायरमेंट फुली फुलफिल होना चाहिए, और एक रिक्वायरमेंट, यस, जो कि है टर्नओवर का, जो कि है टर्नओवर का। टर्नओवर का मैक्सिमम लिमिट कितना है, 100 यहाँ तक 100 maximum limit which is prescribed by the articles right now, okay, which is prescribed by the articles right now, for the time being this amount cannot be exceeded, ऐसा इन्होंने लिखा है। कि तब तक हम इंक्रीज करते बैठे कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपली रिजोल्यूशन पास करके कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये 4 करोड़ है और टर्नओवर का 40 करोड़, 4 और 40 लर्न करने को भी आसान है। पहले कितना था, 2 करोड़। अभी एक आपको क्वेश्चन कि मैम फिर ये 40 और 4 क्यों नहीं बताया, तब तो था ये अवेलेबल, है ना, दैट इज द क्वेश्चन। द रीजन इज, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये कभी बदलेगा नहीं, दिस इज स्टिल। अभी मैं क्या करूँ, ये 6 हो गया और इसका 45 करोड़ हो गया, तो आपके पास 3 फिगर रह गए, जिसमें आप बहुत होशियार हो तो कंफ्यूज हो सकते हो। अभी आपकी होशियारी पे मुझे कॉन्फिडेंस है, इसके लिए आई जस्ट वांटेड यू टू नो दैट इधर से फर्क नहीं है, एग्जाम के पहले वापस पढ़ना है, ठीक है। अभी बोल रही इतने टाइम बाद तो ठीक है, बट नाउ यू 100% श्योर, मैक्सिमम 50, 50, 10, 4, 10। अभी बोलो मुझे 50 याद रखोगे कि 4 याद रखोगे, 4 और 40 याद रखो, और इधर 10 और 100 याद रखो, 10, 100, 4, 40, क्या सब कुछ मैक्सिमम है, सब कुछ मैक्सिमम है। बोलने के लिए 4 से 40, 4 से 10 और
40 से 100 बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। शायद आप किसी और के भी फैकल्टी के मुंह से ऐसा सुनोगे, मे बी यू माइट बी कंफ्यूज, पर ऐसा हम लोग ऐसा बोलते हैं जनरली। बट हैव यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, वेरी नाइसली, वेरी परफेक्टली? एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? हाँ, आप किस में है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज, हाँ, अगर कोई पर्सन कंपनी का एम्प्लॉय है तो क्या उसे माना जाएगा मेंबर? ही वॉन्ट बी कंसिडर एज मेंबर ऑफ द। पर अगर कोई कंपनी का एक्स एम्प्लॉय है, एक्स मतलब क्या? पहले एम्प्लॉय था, ही वॉज एम्प्लॉय पहले, बट अभी उसने क्या किया? छोड़ दिया। पर्सन हु इज हैविंग फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर्मली मतलब पहले, प्रीवियसली, वेर मेंबर्स ऑफ द कंपनी मतलब क्या? काम भी कर रहा था और उसके पास शेयर्स भी थे, इसके लिए ही वॉज मेंबर ऑफ द कंपनी, और ही वॉज अल्टीमेटली मेंबर ऑफ द कंपनी while in the employment have continued to be members after employment ceased। मतलब क्या कि हो सकता है ना कि कोई कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और वो कंपनी का मेंबर भी हो, और अभी उसने जॉब छोड़ दिया, अभी उसने जॉब छोड़ दिया, तो क्या वो एक्स एम्प्लॉय बनेगा? एक्स एम्प्लॉय बनेगा? क्या वो स्टिल कंपनी का मेंबर रहेगा? बट क्या कंपनी से या एम्प्लॉयमेंट से सीज कर दिया है उसको? सीज कर दिया है, सो ही विल बी स्टिल मेंबर ऑफ द कंपनी। इफ एनी एक्स एम्प्लॉय जिसने क्या किया है, प्रीवियसली कंपनी में वो जॉब कर रहा है और वो कंपनी का मेंबर भी होगा, उसने क्या किया है, जॉब को छोड़ दिया है, बट क्या वो स्टिल कंपनी का मेंबर है? हाँ है। और एक सिचुएशन और एक देती हूँ, और एक सिचुएशन देती हूँ, उसने फिर से जॉब पकड़ा, आप क्या उसे लिमिट में काउंट करोगे? हाँ, so we will count him, कहाँ गया? We will count him in the member of the limit of the member, shall not be included in the members। See, अगर कोई मेंबर है, देखो, अगर कोई एम्प्लॉय है उसे हम लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, अगर कोई एक्स एम्प्लॉय है उसे हम लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, बट अगर कोई एक पर्सन है, ओके, अगर कोई एक पर्सन है जिसके पास शेयर भी है और वो एम्प्लॉय है, बट जो मेंबर और एम्प्लॉय है बट उसने जॉब छोड़ दिया, दैट इज ही इज सीज्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, बट इज ही स्टिल अ मेंबर? या देन वी विल काउंट हिम इन द लिमिट ऑफ द मेंबर, वी विल काउंट हिम इन द लिमिट ऑफ द मेंबर, ये चीज, क्योंकि अभी भी मेंबर है ना यार, तो ये वाले लिस्ट में आएगा नहीं। दूसरा और एक सिचुएशन दी मैंने आपको कि अभी उसने फिर से जॉब ज्वाइन किया है, तो आप पकड़े कि ना पकड़े? से मेंबर की लिमिट में हम पकड़ेंगे, वी विल कैलकुलेट हिम इन द लिमिट ऑफ द मेंबर, दैट इज वेरी फिक्स्ड, वेरी नॉर्मल। एम्प्लॉय नहीं पकड़ेंगे, एम्प्लॉय होने के बावजूद नहीं पकड़ना है, एम्प्लॉय शेयर नहीं, एम्प्लॉय नहीं पकड़ना है। बट अगर आपने क्या किया, जॉब छोड़ दिया, बट आपने जॉब छोड़ दिया, एक्स एम्प्लॉय बन गए, बट आर यू स्टिल मेंबर ऑफ द कंपनी? देन वी विल कंसीडर, क्योंकि अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में आप आओगे नहीं। बट और एक सिचुएशन जो मैंने आपको दी कि आपने जॉब ड्रॉप कर दिया, सीज हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट, स्टिल यू आर मेंबर, और थोड़े टाइम बाद यू हैव again become an employee, then but your member that is confirmed, then you will be counted in the number of member। yeah, share member बोलो, employee plus member, is he working? Is he working? Don't count him, don't count him, he is employee, that is the rule, he is he is employee plus he is a member, don't count him, only employee, only employee, don't count him, don't count him। अगर ये एम्प्लॉय जॉब क्या हो गया, जॉब सीज हो गया, नाउ ही विल ओनली बी काउंट हिम। दूसरा, अगर कोई काउंट हिम, इज स्टिल अ मेंबर, जॉब छोड़ फिर से उसने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, तो मैं इसको मेंबर एम्प्लॉय ऐसा लिखती हूँ, काउंट हिम। अगर कोई एम्प्लॉय मतलब कोई एक एम्प्लॉयमेंट में कंटिन्यूस है, जॉब है और वो मेंबर है, he will not be considered as employee, he will not be considered as member।
he has bought a share, he will not be a member. दूसरा वो एम्प्लॉय है तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि शेयर्स का है ही नहीं. तीसरा अगर उसने जॉब सीज कर लिया फिर भी कंपनी का मेंबर है तो क्या उसे मेंबर मानेंगे? दैट इज फाइन. तो वो मेंबर है ही. और तीसरा हो सकता है वो अनप्रैक्टिकल सिनारियो है, ऐसा हो सकता है कि वो मेंबर है, बट उसने जो जॉब छोड़ा था वो फिर से फॉर द टाइम बिंग ज्वाइन कर लिया है, तो क्या उसे लिमिट में काउंट करना चाहिए? आंसर इज यस. इट इज वेरी क्लियर, वेरी सिंपल. बोल. हम्म 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 he will be, because he will be member of the company, he will be counted. अगर कोई कंटिन्यू, yes he will be counted. अगर कोई कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट में है तो वो काउंट हुआ ही नहीं जाता है. वेरी सिंपल इट इज. हाँ बोलो. हम्म हम्म उनका शेयर रहेगा तो फिर तब अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं है उसने पैसे तो भरे ना, क्योंकि तो बी अ मेंबर तो ही शुड बी कंसीडर बी का मेंबर है. अगर उसने पैसे कंपनी ने शेयर किए तो उसके और हर एक लोग ने, हर एक इंसान ने लाख लाख रुपए भरे फॉर एग्जांपल, वो 1 लाख रुपए भरे हैं कंपनी में तो बी अ मेंबर तो कितने एम्प्लॉयड अगर एम्प्लॉयड भी है तो भी वो मेंबर काउंट होना चाहिए. नहीं होता. he shall not be included in the number of members list. he is not included. अगर कोई पर्सन है which was formerly in the employment, पहले वो एम्प्लॉयमेंट में था तो जब वो एम्प्लॉय था तब हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया. वेल मेंबर ऑफ द कंपनी, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब वो कंपनी का क्या था? मेंबर था. तब वो कंपनी का मेंबर था तब भी हमने क्या उसको लिस्ट में काउंट किया था? तब भी हमने लिस्ट में काउंट नहीं किया था. हैव कंटिन्यूड टू बी एम्प्लॉय आफ्टर द have continued to be employed after the employment is ceased. तो अगर उसका मतलब जॉब छोड़ने के बाद भी कौन रहा? वो जॉब छोड़ने के बाद भी वो कौन रहा? मेंबर रहा. तो भी उसको हम एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, मेंबर की लिस्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे. हाँ मैडम समझ ली तो कंफ्यूजन है. वो समझ गया कि पहले अगर है तो नहीं करना है बाकी फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, ऐसा ऑर्डर भी नहीं कि बाबा पहले एम्प्लॉय है तो फिर काउंट नहीं करेंगे. एम्प्लॉय है तो हम काउंट करेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं आता. मेंबर अगर सिर्फ है तो देन वी विल काउंट. हाँ बोल. हाँ मेंबर है एम्प्लॉय प्लस मेंबर है काउंट नहीं करेगा मेंबर. 100 जन ने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी तो आप मेंबर काउंट कर लेना. 150 मेंबर्स प्लस अभी 100 भी मेंबर नए आए तो 250 मेंबर कैसे हो सकते कंपनी? they shall not be they shall not be see they shall not be included in the number of members. ये अपना रूल है, ये अपना रूल है which is given. एम्प्लॉयमेंट प्लस एम्प्लॉय प्लस मेंबर. अगर कोई एम्प्लॉइज है या फिर अगर कोई एक्स एम्प्लॉइज है तो हम उनको मेंबर के लिस्ट में काउंट नहीं करेंगे. वेरी सिंपल. एक्स एम्प्लॉय है बट वो मेंबर है तो देन वी विल काउंट इट. ऑफ कोर्स, तो देन वी विल काउंट इट. क्या? हम्म नो. अगर उन्होंने सबने छोड़ दिया जॉब, हाँ, so this won't be counted in the number of members of list. If a person, if a X, only if they employ, they, I mean they join the job again. देखो अगर कोई, एक मिनट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, शायद कुछ बोलने में गड़बड़ हो गया. आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम. अगर कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है, क्या वो मेंबर है बच्चे? दैट पर्सन इज नो मेंबर. इट इज वेरी सिंपल. अगर कोई एक पर्सन है जो पहले कंपनी में जॉब करता था, which was formerly the employment of the
कंपनी, हम उसे एक्स एम्प्लॉय बोल सकते हैं. कंपनी while he was in employment, मतलब क्या, जब वो जॉब करता था तब वो मेंबर था कंपनी का. ये तो बात सच्ची है. जब वो जॉब करता था तब वो कंपनी का कौन था, मेंबर था. एंड वो कंटिन्यू मेंबर्स, उसने जॉब छोड़ दिया. अब ही स्टिल अ मेंबर, स्टिल जॉब छोड़ क्या, हाँ छोड़ा. सो he continued to be members of the employment ceased, मतलब employment cease होने के बाद भी क्या वो मेंबर कंटिन्यू रहा, मतलब क्या एक्स एम्प्लॉय मेंबर, एक्स एम्प्लॉय. तो इसके लिए मैंने आपको सिंपली बोला था एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज आर नॉट इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ लिमिट. इट इज वेरी सिंपल. नॉट इंक्लूडेड इन लिमिट ऑफ द मेंबर ना, तो कुछ सवाल ही नहीं आता लिमिट एक्सीड होने का. मैंने देखो, मैंने शायद दोनों कंफ्यूज हो गए कि एम्प्लॉइज आर नॉट इन द लिमिट ऑफ द, दे आर नॉट कंसिडर. मैंने आपको ये पढ़ाया था. तो एक्स एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि वो एम्प्लॉय पहले जॉब करता था, अभी उसका जॉब सीज हो गया है, अब जॉब नहीं करता है, बट क्या वो स्टिल कंपनी है, हाँ है, क्योंकि होल्ड कर रखे है ना. बट क्या उसे हम काउंट करेंगे, मतलब कंपनी हम नहीं कर रहे हैं ना काउंट. आपने बोला मेंबर है, काउंट करो. एम्प्लॉय में काउंट अगर मत करो, अगर एक्स एम्प्लॉय काउंट मत करो, बट रुको, हाँ ये सुनो, मत करो. अगर एक्स एम्प्लॉय है, मतलब पहले कंपनी में जॉब करता था, बट शेयर्स क्या पहले उसने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, तो इसको काउंट मत करो. दे आर मे बी कुछ बोला होगा. मिनट अभी दूर करती हूँ, क्योंकि आप और मैं सब कंफ्यूज हो गए हैं. वेरी सिंपल. एक एम्प्लॉय वो उसको लिमिट में काउंट मत करो. अगेन एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि मेंबर है, अगेन एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि मेंबर है, क्या नहीं. बट अगर उसने एम्प्लॉयमेंट सीज कर दिया तो अभी भी पैसे भरे हुए ना कंपनी में, but if it's not employed, we consider the member even if it's not employed anymore. अभी से एक सिंपली यहाँ पे दो चीजें हैं, मेंबर और एक्स मेंबर्स को, एम्प्लॉइज और एक्स एम्प्लॉइज को हम लिमिट में काउंट नहीं करते. बट एक चीज ऐसी है कि अगर कोई पर्सन है, मतलब कोई एम्प्लॉय है जिसने शेयर्स ले रखे हैं, कोई एम्प्लॉय है जिसने शेयर्स ले रखे हैं, दैट इज एम्प्लॉय प्लस मेंबर बोलूंगी मैं, एम्प्लॉइज प्लस मेंबर बोलूंगी, तो क्या उनको लिस्ट में काउंट करना चाहिए? द आंसर शुड बी यस ना, बिकॉज दे आर होल्डिंग द शेयर. सी अगर कोई सिर्फ एम्प्लॉय है तो उनको नहीं करते हम काउंट में, बिकॉज दे आर द एम्प्लॉइज. नो डाउट विद दैट. बट अगर कोई एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर है, मतलब क्या, एम्प्लॉय प्लस मेंबर है, तो उनको लिस्ट में काउंट करना चाहिए. बट यहाँ पे क्या दिया है, अगर कोई एक्स एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर कोई एक्स एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया है बट ही इज स्टिल शेयर होल्डर, तो ही शुड नॉट बी इंक्लूडेड, which is given. नहीं ले सकती. सी हाँ. कैसे अगर उसने पैसे भरे कंपनी, इज नॉट इवन एम्प्लॉयड, क्या बोलेगा कि मेरा पैसा नहीं जाता, मैं क्यों रखूं मेरा पैसा? कोई एक्स एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाता है ड्यू टू सम रीजन,
एम्प्लॉयमेंट सीज होना मतलब क्या? एम्प्लॉयमेंट सीज होना मतलब ड्यू टू सम रीजन ही कुड नॉट वर्क, ही सीज्ड फ्रॉम द वर्किंग, जो भी हुआ, मर गया, नहीं मरने का अलग केस है. सो he ceased from the working, but then he still shares, he still, but we don't count him in the list. तो क्या He will not be counted as, he shall not be included in the number of, जो अपना maximum limit count करने का जो 200 का आंकड़ा है उसमें हम उसको काउंट नहीं करेंगे. that is given in the articles. Of course he will get the dividend. Of course he will, because he have shares, he is member, he will get voting rights. member को क्या, हाँ, फिर वो शेयर पैसे लेके चले जाएगा ना, जो कंपनी होता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके. सो ये जो सेक्शन 2 अपना ये किसका है? पब्लिक कंपनी सेक्शन 268 है. फिर से एक बार फिर से देखेंगे. आई विल चेक कि यहाँ पे शायद मे बी अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ चीजें या कुछ प्रोविजन रह गई होगी. अभी आप चेक करो, आपके पास बस एक होमवर्क है कि जो प्रीवियस इंसान ने नोट्स लिखे हैं क्या वो ऐसे ही है कि कुछ हमने और ऐड करवाया है, वो चेक करो. नहीं तो फिर प्राइवेट कंपनी का मुझे कहीं से मीनिंग देखना पड़ेगा कि और कोई प्रोविजन है या और कोई, जैसे ए बी के साथ अगर यहाँ पे कोई ए बी के साथ यहाँ पे कोई सी क्लॉज है क्या जो कि एडेड है, या फिर ये पॉइंट में भी इनकम्प्लीटेड है क्या, वो अपने को ठीक है, वो अपने को चेक करना पड़ेगा. एंड देन अपन देखेंगे अगर लगा तो इसमें अगर कोई है क्लॉज या फिर ये पॉइंट इतना ही है, वी विल चेक एंड वी विल सी इट. ये अभी के लिए रहने दो, हाँ ये अभी के लिए, बट ये ऐसा ही रहने दो. जैसे आपको लगता है अगर उसके पास शेयर है, मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तब क्या है कि वो तब हम काउंट में लेते हैं. बट अगर वो एक्स एम्प्लॉय हो गया, बट फिर भी मेंबर है, तब अब अपन इसको काउंट में क्यों नहीं लेते हैं, या फिर शैल नॉट बी इंक्लूडेड ऐसा क्यों दिया हुआ है? दैट इज आवर एवरीवन्स क्वेश्चन. बोलो. 190 हम्म. एम्प्लॉय प्लस मेंबर है, बस अपने जॉब छोड़ दिया तो 8 मेंबर कैसा होता फिर? See, एक बात बोल क्या, ये जो अपने मेंबर्स है, एक्चुअली जो एम्प्लॉइज है, मेंबर का जो लिस्ट है वो अलग होता है, एम्प्लॉइज का लिस्ट अलग होता है. बट यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर इन केस एक आधा एम्प्लॉय होने के साथ साथ मेंबर है, मतलब विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक आधा एम्प्लॉय होने के साथ साथ अगर मेंबर है जगह, या फिर क्या करना चाहिए, क्या उसे हम काउंट करेंगे कि सिर्फ एम्प्लॉय काउंट करेंगे या सिर्फ मेंबर काउंट करेंगे या दोनों काउंट करेंगे, क्या उसको लिस्ट में ऐड करेंगे, क्या उसको लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. हम इसको डिटेल में देखेंगे, मैं आपको पूरा लिखवा के दूंगी. जो आपका कंफ्यूजन है ना, मेंबर प्लस एम्प्लॉय यस, एम्प्लॉय प्लस मेंबर नो, एक्स एम्प्लॉय प्लस मेंबर यस, ये पूरा अपन एक टैबुलर फॉर्म में लिख के लेंगे सो दैट आपको उसमें कोई कंफ्यूजन ही ना हो. सेक्शन 260, हाँ बोलो. कंपनी को जो शेयर्स है वो उसका खुद का एम्प्लॉय, मतलब जो कंपनी के अंदर काम करता है, हाँ, वो कंपनी को लोन नहीं दे सकता. इंटरनल जैसे हाँ नहीं दे सकता. हाँ तो Exactly what the first point says, right? जो कंपनी का एम्प्लॉय हो वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता. वो नहीं रहे ना, वो तो हम बोल ही नहीं रहे कि जो खुद एम्प्लॉय है क्या वो कंपनी का उसको क्या मेंबर के लिस्ट में करेंगे? नहीं कर रहे ना अपन. खुद के एम्प्लॉय, खुद के मेंबर या खुद के डायरेक्टर्स. इसमें इसका क्या कंसर्न है? उसमें प्राइवेट कंपनी का कुछ सवाल ही नहीं आता ना. उसमें प्राइवेट कंपनी का क्या सवाल है? प्राइवेट सेइंग इससे और उसका कुछ सवाल नहीं है ना. जो अपन प्राइवेट कंपनी के बारे में, एम्प्लॉय और मेंबर के लिस्ट के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, उसका और इसका वैसे कोई कंसर्न नहीं है. ये लोन का पैटर्न है, जैसे आउटसाइडर लोन इनकर कर सकते हैं, लोन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ आप इनकर नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में कर सकते हो, कंपनी ने नहीं कर सकते. तो ये अलग क्राइटेरिया है, अलग आर्टिकल के प्रोविजन होंगे, अलग आर्टिकल्स के क्लॉजेस होंगे. तो
वी डोंट लोन का क्राइटेरिया और लोन का क्लॉज. वी हैव द लोन का क्लॉज, बट मुझे नहीं लगता आपके फाउंडेशन लेवल पे है. अभी नहीं है आपको कि बाबा कौन लोन इनकर कर सकता है, कौन रेस कर सकता है. जनरली कंपनी के केस में आउटसाइडर्स ही होते हैं. ओनली ऑफ कोर्स लॉफुल डेट मतलब द लोन विच इज टेकन फ्रॉम द बैंक. क्योंकि अगर वो लॉफुल डेट हो तभी तो भी आप उसको इंजंक्शन ऑर्डर दे सकते हो और कंपनी विल स्टेप इनटू शूज ऑफ डेटर. वो जो भी है. और प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अगर मैंने फ्राइडे सैटरडे उनको प्राइवेट लिमिटेड कंसेप्ट का कि एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉय, तो फिर अपन कल अगर तुम लोग आओगे, तो कल वी कैन सी दैट. ठीक है, मंडे भी देखेंगे, कल भी देखेंगे. अगर कल इन लोगों को प्राइवेट कम पढ़ना होगा तो इनको प्राइवेट का भी बताना होगा, स्मॉल पढ़ना होगा तो स्मॉल का भी बताना होगा, मैक्सिमम 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 बताना होगा, है ना. सो ये सारी चीजें अपन एक्सप्लेन करेंगे. प्लस ऑलमोस्ट आपका कंपनी खत्म हो गया, प्लस रजिस्ट्रेशन रहा है. बस रजिस्ट्रेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन रहा है कि आपको कौन से सेक्शन में कहाँ पे जाना है, क्या क्या देना है, क्या क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेलिटीज है. और उसके बाद आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो क्या करेंगे, अपन क्वेश्चंस इधर ही करवा के लेंगे अलॉन्ग विथ जो अपना लेटेस्ट पेपर है जिसमें कंपनी के काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं. तो वो क्वेश्चन नहीं है कि जस्ट लेटेस्ट अटेम्प्ट है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता. बट आपको एक पैटर्न समझेगा कि कंपनीज एक्ट के कैसे क्वेश्चन आते हैं. मैंने अभी रिसेंटली देखे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो वो क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज इटसेल्फ हियर इन द क्लास ओनली. डायरेक्टली आपको प्रोविजन मतलब ओपीसी का पूछेंगे कि व्हाट इज ओपीसी, व्हाट आर द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, या फिर आपको सेक्शन 8 कंपनी पूछेंगे तो आपको डिटेल में सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शायद आपका और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही एक क्वेश्चन लेते. हम्म लिस्टेड कंपनी मतलब जो अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ऊपर अगर आपकी कंपनी लिखी हुई है, लिस्टेड है, इफ इट इज लिस्टेड, रजिस्टर में नाम है, तो देन योर कंपनी इज लिस्टेड कंपनी. और अगर आपका बीएससी, एनएससी ऐसे जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ तो उसे अनलिस्टेड बोला जाएगा. क्या आपको अनलिस्टेड में अगर लिस्ट करवाना होगा तो करवा सकते हो, अनलिस्टेड कंपनी को आप लिस्ट करवा सकते हो. As per the definition 252 of the Companies Act, if a company has any securities listed on recognized stock exchange, you will get the list of recognized stock exchange on the Google or anywhere, provided that such class of companies have which have listed or intend to list such class of the security as may be prescribed in the consultation with the Securities Exchange Board shall not be considered as listed company. मतलब क्या है, आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस चाहिए जो आपके सेबी में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड में जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे आपका कंपनी क्या होना चाहिए, वहां पे आपका कंपनी राइट डाउन होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए. तभी हम क्या मानेंगे कि आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड है. कहीं पे भी आप लिस्ट करोगे तो नहीं होगा. और क्या था, whereas the word securities as per clause 281 of the companies has been assigned in the same meaning as defined in the clause H of the securities contract 1956. मतलब क्या है, ये जो इन्होंने ये दिया है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहां पे इसके जिसके थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस में आपका कंपनी रजिस्टर होता है, ये किस में दिया हुआ है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 जो कि अमेंडेड नहीं है तो उसमें दिया हुआ है. जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था, नाउ इट हैज बीन अमेंडेड टू 2013, बट ये वाला जो सिक्योरिटीज वाला है ये क्या है, एज इट इज है. अनलिस्टेड मतलब क्या, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस पे आपने लिस्ट नहीं किया हुआ, बट क्या आप लिस्ट कर सकते हो, आप कर सकते हो. हाँ, और एनी डाउट, देख लो, आई एम स्क्रोलिंग. फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइवेट पब्लिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, associate, subsidiary, holding, these three are important.
क्या एसोसिएट में पेरेंट कंपनी को क्या बोला जाएगा? एसोसिएट में पेरेंट कंपनी को भी होल्डिंग कंपनी ही बोला जाएगा। सब्सिडरी में भी जो पेरेंट कंपनी है उसे होल्डिंग बोला जाएगा। 20% से लेकर तो 50 तक अगर कोई होल्ड कर रही है तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। 50 से ज्यादा होल्ड करिए तो देन इट विल बी अ सब्सिडरी कंपनी। चलो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। चलो चलो चलो, 7 हो गया ना? हाँ, क्वेश्चन 3-4 शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक्सप्लेन क्लियरली द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी कैन नॉट क्लेम एनी रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शन प्लस इंडोर मैनेजमेंट का कंसेप्ट, दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, तो ये मैं आपको होमवर्क की तरह देती हूँ। Number 3, explain doctrine of ultra vires. What are the consequences of ultra vires? Summary मतलब नहीं, you have to explain the answer, marks नहीं मिलेगा। Doctrine of ultra vires. Ultra vires मतलब क्या? The transactions which are beyond the scope of the company, company ना, beyond the scope of the company, उसके आपको consequences लिखना है। लिख पाओगे? लिख पाओगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। So question 3 and question 4 are homework. चलो question 5 solve करते। A and assessee had a large income in the form of dividend and interest. ठीक है, डिविडेंड और इंटरेस्ट के फॉर्म में उसको इनकम आ रहा है, शेयर होल्ड कर रहे कहीं पे। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, कंपनी ए ने क्या किया? टैक्स को, टैक्स लायबिलिटी की कम करने के लिए या टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स को इवेड करने के लिए 4 अलग अलग क्या कर दिया? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर दिया। इमेजिन करो एबीसीडी, एंड ट्रांसफर्ड इज इन्वेस्टमेंट टू देम इन एक्सचेंज ऑफ देयर शेयर्स। मतलब क्या? एक 4 कंपनी बनाए और जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट था सबके सब ट्रांसफर कर लिया। बोले मैंने 4 कंपनी बनाए हैं, हर कंपनी में से थोड़े थोड़े शेयर्स लिए, हर कंपनी में से थोड़े थोड़े शेयर्स लिए, तो मैंने कंपनी को क्या किया है? कंपनी को पैसा ट्रांसफर किया। तो बस उसका टैक्स इवेड करने के लिए, इमेजिन करो सपोज 4 करोड़ उसके पास टैक्स आया है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट है, तभी ये टैक्स भी क्या उसको इनकम 4 करोड़ इनकम है, तो क्या इस पर टैक्स भरना पड़ेगा? ऑफ कोर्स भरना पड़ेगा। बोले अभी एक काम करना है, टैक्स बचाना है, कैसे बचाना है? ही हैव फॉर्म द कंपनी, कंपनी फॉर्म किया और हर कंपनी में क्या कर दिया? 1-1 करोड़ को ट्रांसफर कर दिया। किसके बदले ट्रांसफर किया? क्या बोल रहे हैं? मैंने तो शेयर लिया कंपनी से, अब क्या करें? क्या कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना चाहिए? आगे देखते हैं। द इनकम अर्न बाय द कंपनीज वाज टेकन बैक बाय हिम एज प्रिटेंडेड लोन, जो मैं अनसिक्योर्ड लोन बोलती हूँ ना, जो कंपनी ने पैसा लिया है ना, जो शेयर के एक्सचेंज में जो पैसा ट्रांसफर किया था कंपनीज को ABCD, तो वो किस में आया है? लोन में आया है। लोन की जगह पे दिखाया उन्होंने प्रिटेंडेड लोन। ए बी रिगार्डिंग एज अ सेपरेट फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फॉर्म। क्या एक को और ये 4 कंपनीज को अलग मानेंगे कि इनको सबको एक मानेंगे? प्लीज टेल मी व्हाई दिस। वो तो नो डाउट, बट ऐसा क्यों, क्या रीजन है? कौन सा प्रोविजन मुझे बताओ, आप लिखोगे कौन सा प्रोविजन आप लिखोगे? लाइबिलिटी, कैन यू राइट द आंसर?
कौन सा केस लॉ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपको वो पर्टिकुलर प्रोविजन का केस लॉ याद आया तो यू कैन जस्ट राइट नेम ऑफ केस लॉ इन द ब्रैकेट. यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट. उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. केस लॉ के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, देन आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोविजन, बट यू डोंट नीड टू. जैसे कि आपको बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस लॉ अगर आया या केस लॉ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया वो प्रोविजन या पॉइंट के रिलेटेड, तो आप क्या करोगे, आंसर लिखोगे और ब्रैकेट में क्या करोगे, आंसर लिख के आप ब्रैकेट में बस सिंपली इतना लिखोगे कि बैल्फर वर्सेस बैल्फर, दैट कि ये केस लॉ हुआ था ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड यू रिमेंबर द कौन से पॉइंट के ऊपर, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के ऊपर. अगर जैसे कोई फॉर्म ऑफ ऐसा क्वेश्चन आया या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया तो आंसर लिख के प्रोविजन के बाद ब्रैकेट में यू कैन राइट डाउन दिस. चलो क्वेश्चन का नाम लिखो, क्वेश्चन 5 है और रेफरेंस दो. चलो ये मतलब एक पर्सन है, ही इज एन असेसी, ही इज अ पेयर टैक्स होल्डर. सबसे पहले provision लिखना चालू अपन कैसे लिखते हैं, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड देन कंक्लूजन. रिटर्न मतलब ऐसा दिखाना as if क्या है, वो जो कंपनीज नए फॉर्म हुए हैं ना, वो कंपनीज को लोन की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, लाइबिलिटी की जरूरत है, तो वो सारा शेयर तो उसने लिया है, बट वो जो शेयर से कमाया हुआ जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है अमाउंट, वो सारे कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया, और कंपनीज को ट्रांसफर करके उसने शेयर लिया बदले में, नो डाउट विद दैट. बट जो ट्रांसफर्ड अमाउंट है कैसा दिखाया गया, लोन के फॉर्म में, अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में दिखाया गया कि बाबा कंपनीज को पैसों की जरूरत है, तो किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया. चलो क्वेश्चन 5 का आंसर लिखो, क्रॉस रेफरेंस दे दो. क्या सेपरेट लिखना पड़ेगा इधर, बता, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कंसेप्ट लिखो. अकॉर्डिंग एक्ट प्रोविजन लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, company company has separate legal existence. Company have separate legal existence from members. Company have separate legal existence from members. But in certain cases, court ignores. But in certain cases, court ignores entity of the company. But in certain cases, the court ignores corporate entity of the company. When company is where a company is incorporated, where a company is incorporated and formed by certain persons,
only for the purpose of evading taxes, only for the purpose of evading taxes, then court right, then court right disgrade the court has right to disgrade the corporate entity, disgrade the corporate entity and tax the income. कैसे करेगा tax? Tax the income in the hands of SSC and tax the income in the hands of SSC. SSC मतलब taxpayer. SSC. ब्रैकेट में केस लॉ का नाम लिखो. दिनशा मैकेंजी. दिनशा मैकेंजी पेटिट का एक केस था. ब्रैकेट बंद. MANEC मानिक जी. MANEC KJEE मैनिक जी. मानिक जी जो भी जैसे भी बोलो. मैनिक जी. दिनशा मैनिक जी पेटिट. दिनशा मैनिक जी पेटिट. Disregard the status of company and will tax the income in the hands of assessee. क्या concept क्या? कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब होता है कंपनी. आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी. कॉर्पोरेट एंटिटी. कॉर्पोरेट इज अ कंपनी. एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन. लिखा. अभी फैक्ट ऑफ द केसेस लिखो. मिस्टर ए SEC, Mr. A, SEC earned. कैसे इनकम अर्न किया? हाँ, earn the income by the way of dividend and interest. Earn the income by the way of dividend and interest. And he opened कितने कंपनी खोले? Limited companies and purchased the shares and purchased their shares in exchange of his income and purchased their shares in exchange of his income by the way of dividend and क्या था इनकम का सोर्स? इंटरेस्ट. by the way of interest and dividends. पहला लाइन. हाँ, और चीज है द इनकम अर्न बाय द कंपनीज. ये जो 4 कंपनीज है, सी ये जो 4 कंपनीज से उसने एक्सचेंज में शेयर खरीदा ना, these 4 companies have earned some income, of course. So income earned by the companies was taken by him. Him मतलब मिस्टर ए वापस क्या कर दिया? कंपनी से लोन लिया. तो क्या लोन पे टैक्स दिया जाता है? लोन पे टैक्स दिया जाता है. टैक्स इज ऑलवेज पेड ऑन इनकम.
So the income earned by the company was taken back by him in the form of pretended loan या unsecured loan. तो कंपनीज को क्या किया, पैसा दिया. 4 कंपनीज है, 1 2 3 4, 4 कंपनीज को पैसा दिया. क्या बोला, पैसा दिया और क्या लिया, शेयर लिया. अभी क्या कंपनी के पास पैसा जनरेट हो गया, इनकम जनरेट हो गया, पैसा आ गया. तो वो जो कंपनी के पास पैसा आया है ना, वो सारा पैसा फिर से खुद के पास ले लिया. कैसे, इन द फॉर्म ऑफ लोन. मुझे लोन की जरूरत है, लाइबिलिटी, तो वापस प्रिटेंडेड लोन या अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में उसने कंपनी से वापस पैसा ले लिया. क्यों ये सब कुटाना किया रहेगा उसने. क्या लोन पे टैक्स दिया जाता है, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल. टैक्स इज ऑलवेज पेड ऑन द इनकम. अब तो इसके बैलेंस शीट में लोन के फॉर्म में दिख रहा है, लाइबिलिटी दिख रहा है, जिसपे कि लोन तो दे नहीं सकते. तो इसके लिए सो दिस इनकम, आगे लिखो, दिस इनकम was transferred back to Mr. A. This income was transferred back to Mr. A by the way of how? By the way of loan. This income was transferred back to Mr. A by the way of loan from the companies, of course. The court regards the corporate entity, court regards the 4 corporate entity were fake. The corporate entity were fake and corporate will was lifted. And corporate will was lifted to decide the real owner of the income. And corporate will was lifted to decide the real owner of the income. फैक्ट्स इसमें लिखो कंक्लूजन. फैक्ट्स हो गया, कंक्लूजन. Mr. A formed companies. Mr. A formed companies purely. Mr. A formed companies purely and simply as a means of avoiding taxes. As a means of avoiding taxes. Therefore, the whole idea of Mr. A, therefore, the whole idea of Mr. A was simply to divide his income. Was simply to divide his income into 4 parts with a view to evade the taxes. With a view to evade the taxes, hence Mr. A cannot be regarded separate from the private limited companies he formed. Mr. A cannot be regarded separate from the private limited companies he formed. Done. नंबर 6 आपने किया क्या ये क्लास में? चलेगा. पर नंबर 6 वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास. एंड आपके लिए मंडे का होमवर्क क्या है? कंप्लीशन प्लस क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको
घर पे लिखवाना नहीं चाहिए था, बहुत गड़बड़ करने लग पड़े हो। कि यहाँ पे अगर सपोज मैं पढ़ाया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो यू राइट डाउन हेयर ओनली, यहाँ पे मैंने पढ़ाया स्मॉल कंपनी तो यू राइट डाउन हेयर ओनली, है ना? क्योंकि आप कब पहले जैसे अभी ये तो कंपनी लॉ ठीक है, एलएलपी का ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे पढ़ाऊंगी कंसेप्ट, यहाँ पे लिखो सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हो कंसेप्ट पढ़ाते पढ़ाते बहुत ही स्मूथली क्लियर हो जाते हैं। नहीं तो फिर आप बाद में बहुत सारे कुछ कुछ डाउट्स लेके आते हो और फिर मुझे बाद में पता चलता है कि आपके दिमाग में इतना सारा कंफ्यूजन था, विच इज नॉट एट ऑल गुड, है ना? देखो क्वेश्चन 1 और 2 हो गया क्या? सी क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 2 3 4, हाँ भेज दे। क्या नहीं समझे?